नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का वेलकम है। और अपना जो टॉपिक है और जो चैप्टर है नया, वो है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और इससे पहले जो अपने बात करी है वो करी है हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। और अब बात करना चाहते हैं एक नए चैप्टर, और क्लास 12th का चैप्टर है। इसमें एल्कोहल, देखो एल्कोहल से मतलब होता है ROH, फिनॉल से मतलब होता है C6H5OH। ऐसे बच्चों ईथर से मतलब होता है ROR-, ऐसे कह सकते हैं। और देखो R का मतलब क्या है, कोई भी एल्किल समूह है। R का मतलब है कोई भी एल्किल समूह, जैसे आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, ऐसे ही C3H7 हो सकता है। ठीक है, R- से भी मतलब वही है, पर जैसे मान लो हो सकता है कई बार एल्किल समूह सेम हो या फिर अलग अलग हो, उसके आधार पर अपन वर्गीकरण में बात भी करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ अपन बात करना चाहते हैं, वैसे देखो ऐसा है, जैसे मान लो अपने पास कोई एल्केन है ना, और एल्केन में क्या करो, एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह क्या कर दो, OH जोड़ दो, तो बच्चों क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। सही, एल्कोहल। एक और काम करो, इसमें से एक H और हटा दो OH से, और क्या जोड़ दो, कोई R- एल्केन समूह जोड़ दो, जिससे क्या बन जाएगा, ROR- बन जाएगा। ठीक है, अब तो ये क्या चीज़ है, ये ईथर है। और एल्कोहल और ईथर क्या होते हैं, एक दूसरे के समावेवी होते हैं, आइसोमर होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, देखो ये तो एल्कोहल और ईथर की बात करी, फिनॉल की बात कैसे करोगे, अपने पास ये बेंजीन वाला है भाई, बेंजीन वाले में क्या करो, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह क्या लगाना है बच्चों, OH लगाना है, तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपका फिनॉल। ऐसे सिंपल बिल्कुल, है ना, इस तरीके से आप बता सकते हो। इसके बाद में जो बात करते हैं अपन, वो है क्लासिफिकेशन की। इन तीनों की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करी जाएगी। क्लासिफिकेशन, देखो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले बात अपन एल्कोहल की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं। एल्कोहल, देखो एल्कोहलों का जो वर्गीकरण है, मुख्य रूप से अपन दो प्रकार से इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। एक तो OH समूह जो होते हैं इसके अंदर, एल्कोहल में जो OH समूह हैं, समूह की संख्या के बेसिस पर, संख्या के आधार पर बात करेंगे, ठीक, आधार पर। दूसरी चीज है जो COH बॉन्ड है, ठीक है, COH बॉन्ड है, COH बॉन्ड में कार्बन के संकरण के बेसिस पर, संकरण के आधार पर बात करते हैं। ये दो टाइप से अपन बात कर सकते हैं अल्कोहल के वर्गीकरण की। सबसे पहले अगर बात करें OH समूह के आधार पर, नंबर 1 OH समूह की संख्या के आधार पर या OH समूह के आधार पर, तो इसमें देखो सिंपल चीज है, एक होता है बच्चों मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक नाम से पता पड़ेगा सब। दूसरा होता है डाईहाइड्रिक, ठीक है, ऐसे ही तीसरा क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। और ऐसे ही चौथा नंबर अपन ले सकते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ये चीज़ है। और देखो नाम से पता है, सिंपल, इसमें कुछ वैसा है नहीं। मोनो का मतलब है कि जब एक OH समूह उपस्थित हो, मोनो से मतलब एक, जैसे मान लो CH3 CH2 CH2OH ऐसे हो, है ना, ये मोनोहाइड्रिक में आएगा। ऐसे ही देखो मोनोहाइड्रिक में भी अपन 1 डिग्री 2 डिग्री, ये 3 टाइप में से है जो वर्गीकृत कर सकते हैं। 1 डिग्री है, जैसे CH3 CH2 CHOH, और यहाँ से हमने लगा दिया ये CH3 लास्ट में, तो ये कौन सी डिग्री, देखो ये 1 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा है, इसलिए प्राथमिक हो जाएगा। ये 2 डिग्री कार्बन से OH है, इसलिए ये द्वितीयक, लेकिन है कौन से में, मोनोहाइड्रिक। ऐसे ही देखो ये 2 डिग्री कैटेगरी, 3 डिग्री में क्या करोगे, CH3 CH3 CH3, और यहाँ क्या लगा दिया, OH। तो बच्चों ये क्या बन गया है यहाँ पे, 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री कैटेगरी, लेकिन कौन सा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। डाईहाइड्रिक में क्या होता है, 2 OH, जैसे मान लो CH2 और CH2, आपने क्या कर दिया, इसमें 2 जगह OH लगा दिया, तो ये क्या हो गया, डाईहाइड्रिक हो गया। ऐसे ट्राईहाइड्रिक में क्या होगा, जैसे CH3 CH, यहाँ आपने OH लगाया, है ना, ऐसे ही यहाँ
एक OH यहाँ लगा दिया, एक OH ये लगा दिया और ये बना दिया, ये ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या है, 3 से ज़्यादा OH समूह हो। जैसे 4 अगर OH समूह है तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, पॉलीहाइड्रिक में। इसी प्रकार से 4 भी अपन लगा सकते हैं। तो ये OH समूह की संख्या के आधार पर जो है एल्कोहल को वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। और अब अपन दूसरी बात करते हैं COH में जो कार्बन का संकरण, उसके आधार पर। देखो इसमें या तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला, ट्रिपल क्या, इसमें 4 बॉन्ड है, सिंगल सिंगल है, वैलेंसी वही अपने को रखनी होती है। कई बार क्या है, जैसे मान लो ये आपका C और ये ऐसी स्थिति है ना, इसमें भी वही वैलेंसी क्या रहेगी, 4। तो चाहे इस प्रकार से अपने को मिले चाहे इस प्रकार, यहाँ संकरण जो है वो sp3 है और यहाँ कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp2, सिग्मा बॉन्ड के आधार पर। जैसे हेलो एल्केन और हेलो एरिनो में अपन ने बात कर रखी है, सेम है वही चीज़, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में जो बात की थी। और इसमें देखो सबसे पहली चीज़ अपन क्या कर रहे हैं, सेकंड नंबर जो आपका COH आबंध है, ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। COH आबंध में कार्बन के संकरण के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर, सही, ये चीज़ है। और इसमें भी देखो हम बात करें अगर, तो देखो ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर पहली चीज़ कहें कि यहाँ COH बॉन्ड में कार्बन का संकरण क्या हो, sp3 हो, बहुत आसान है। जैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन में अपन ने कर रखा है। COH आबंध में कार्बन का संकरण क्या हो, sp3 हो। तो इसमें कितने टाइप आएंगे, 3 टाइप आएंगे बेटा। जैसे पहले पढ़ रखा था आपने, कौन सा, एक है मोनोहाइड्रिक, क्या जाएगा, मोनोहाइड्रिक, ठीक है, एल्कोहल कह दो। और मोनोहाइड्रिक में तो अपन जानते ही हैं कौन से डिग्री होते हैं, एक होता है 1 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री और एक होता है 3 डिग्री। ऐसे ही एक आपका चलता है एलिलिक, है ना, जैसे एलिलिक हैलाइड अपन बात करते थे, वैसे ही एलिलिक एल्कोहल होता है। एलिलिक एल्कोहल, उसमें क्या करना था, देखो सिंपल, ये CH3 या यूँ करो इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2, अगर यहाँ वैलेंसी फ्री है और यहाँ पे क्या OH लगा हुआ है तो ये एलिलिक टाइप का हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। और वहाँ देख सकते हो जो COH है, यहाँ कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp3। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करोगे तो कार्बन का संकरण सभी में क्या आएगा, आपका sp3 आएगा। क्योंकि अभी बात अपन ने करी थी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि वहाँ जब OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ता है, जब OH समूह 2 डिग्री से जुड़ता है, OH समूह 3 डिग्री से जुड़ता है, वही बात है, रिपीटेशन है केवल यहाँ, ठीक है, कर सकते हो ये चीज़। देखो फिर भी देख लो, चलो इसको मैं बता दूं आपको कैसे करना है। जैसे मान लो आपके पास CH3 CH2 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 और ये OH, ये OH समूह COH बॉन्ड है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन और OH जुड़े हुए हैं, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ऐसे ही देखो CH3 CH2 CH, यहाँ हमने क्या लगा दिया OH और यहाँ क्या लिख दिया CH3, कौन सा डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, ये कौन सा डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, क्लियर। तो ऐसे जो है इस प्रकार से यहाँ ये 1 डिग्री की डिग्री, 2 डिग्री पर हाइब्रिडाइजेशन वही sp3। देखो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। 3 डिग्री होता तो भी वही बात होती बच्चों, CH3C और यहाँ CH3 CH3 और यहाँ क्या आ जाएगा OH। तो यहाँ भी कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, है ना, ऐसे। तो ये चीज़ है इसमें, ठीक। तो ये अपन sp3 के लिए बात कर रहे हैं। एलिलिक की बात होगी है, एलिलिक समूह इसको बोलते हैं, इस वजह से एलिलिक एल्कोहल। एक और होता है बेंजीलिक एल्कोहल, बेंजीलिक में भी वही कहानी है। बेंजीलिक एल्कोहल क्या करोगे, बेंजीलिक एल्कोहल में देखो यहाँ CH3 बेंजील, पहले बेंजील समूह देखो बच्चों, ये बेंजीन वाले और इस पर ये CH2, ये बेंजीन वाला बेंजील होता है, इस पर क्या लगा दो, OH लगा दो, ये COH बॉन्ड है ना, COH, और यहाँ कार्बन का संकरण वही क्या हो जाएगा, sp3। बार बार नहीं बताएंगे भाई, सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा 2 हाइड्रोजन के लिए कितने सिग्मा हो गए, 2 सिग्मा, टोटल सिग्मा कितने, टोटल सिग्मा हो गए 4 सिग्मा। 4 सिग्मा से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp3, बात कर रखी है पहले, हेलो एल्केन हेलो एरीन। अच्छा, इसके बाद में दूसरी चीज़ जो है वो अपन करते हैं, इसमें कार्बन का संकरण sp2 हो, क्या हो, कार्बन का संकरण sp2 हो। एल्कोहल की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो दूसरा भैया COH है और यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो। तो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं, है ना, एक तो होता है वाइनिलिक,
वाइनिलिक एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल कह दो, वाइनिलिक एल्कोहल, वाइनिल पहले आना चाहिए अपने को। ये बेटा वाइनिल समूह होता है, इसमें ये COH बॉन्ड है, यहाँ कार्बन का संकरण sp2 क्यों आया, क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा और हाइड्रोजन की वजह से कितने सिग्मा, 3 सिग्मा। जब 3 सिग्मा होते हैं तो कौन सा संकरण आता है, sp2, वाइनिलिक हो गया। और वाइनिलिक के बाद में एक और चलता है, जैसे आप लोग कह सकते हो एरिल एल्कोहल कह दो, है ना, एरिल एल्कोहल। वो कैसे, देखो एरिल समूह ये आपका बेंजीन वाले है, बेंजीन वाले, और इस पर क्या जोड़ना है, OH। याद रखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, कार्बन का संकरण सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा की वजह से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp2, खत्म। तो यहाँ COH बॉन्ड के लिए कार्बन का संकरण कौन सा हो गया, sp2। ये कर सकते हो। तो इसके आधार पर जो है ये हमने पढ़ा, कार्बन में जो संकरण है उसके आधार पर वर्गीकरण को देखा, किसमें, एल्कोहल में। तो ये एल्कोहल आपका कंप्लीट है, एल्कोहल का वर्गीकरण कंप्लीट। दूसरी बात अपन फिनोल की भी बात कर लेते हैं भाई, फिनोल का वर्गीकरण कैसे करोगे। तो देखो बच्चों, फिनोल का क्लासिफिकेशन या फिनोल का वर्गीकरण कैसे करा जाता है। फिनोल का वर्गीकरण देख आसान सी चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ें हैं, सिंपली इसको OH समूह के बेसिस पर बात कर सकते हैं। OH समूह या OH समूह लिखो पूरा, OH समूह के आधार पर, OH समूह के आधार पर। अब एक OH समूह है तो मोनो, 2 तो क्या हो जाएगा, डाई, और 3 है तो ट्राई, वही कहानी है सारी। फिर भी चलो लिख दिया मैंने। एक होता है मोनोहाइड्रिक, है ना, एक होता है डाई हाइड्रिक, फिर एक होता है ट्राई हाइड्रिक, ऐसे, ठीक है। 3 प्रकार से अपन बात कर सकते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और मुख्यतः ट्राईहाइड्रिक। और सिंपल क्या हो जाएगा, जब एक OH समूह जुड़ा हो तो वो क्या हो जाता है बच्चों, मोनोहाइड्रिक, और जब 2 OH समूह जुड़े हों तो वो क्या हो जाता है, ट्राईहाइड्रिक हो जाता है। जैसे ये OH लगा दी, सॉरी डाईहाइड्रिक, और ट्राईहाइड्रिक में कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, खत्म, सिंपल। ये हो गया आपका फिनोल का क्लासिफिकेशन, सिंपल। और अगर फिनोल में आप हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी देखना चाहते हो तो बेटा वही बात है, देखो यहाँ से ये क्या है, फिनोल, ये फिनोल है, और अभी अपन ने बात करी यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये कार्बन है ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 ही तो होगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा से sp2 ही तो आता है, ऐसे। तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी सॉल्व। तो इसके बाद में चलता है ईथर, ईथर को भी सल्टा दो। देखो ईथर का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, और ईथर की क्लासिफिकेशन को आप कैसे देखते हो, देखो इसको इस तरीके से देखो कि अपने पास क्या है, ईथर है साफ, है ना, ईथर। इसको 2 भागों में क्लासीफाई करो, कौन सा, एक होता है सम्मित ईथर, है ना, सिमेट्रिकल, और दूसरा होता है बच्चों असममित ईथर। और देखो एक बात इसमें, एक चीज़ और, इसे सम्मित के लिए सरल भी यूज किया जा सकता है, सरल ईथर, ठीक। और असमित के लिए क्या याद करो, क्या ध्यान रखोगे, मिश्रित ईथर। ये क्लासीफाई, ये क्लासीफाई कर रहे हो, मिश्रित ईथर, ठीक, मिश्रित ईथर, क्लियर। सम्मित ईथर और या फिर सरल ईथर है। अब क्या है सम्मित में, देखो सिंपल सा इसका फंडा ये है कि R इज इक्वल R डैश। सम्मित का मतलब होता है कि जो ईथर, जैसे ईथर का मतलब क्या है, ROR डैश है, सही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप काम कर रहे हो। तो R और R डैश अगर इक्वल, इक्वल से मेरा मतलब है समान है। जैसे मान लो R का मतलब है CH3 और R डैश का मतलब भी क्या है, CH3, तो दोनों क्या है, सेम है, तो सम्मित ईथर होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप ROR के रूप में, जैसे फिर भी एग्जाम्पल डाल दूं मैं इसमें कि ये CH3OCH3, तो ये किस प्रकार का ईथर होगा, सम्मित ईथर होगा। ऐसे बच्चों C2H5 पे OC2H5, ये भी कौन सा ईथर हो जाएगा, सम्मित ईथर। क्लियर है ये बात। हाँ, असम्मित में बात करो, वही ROR डैश की बातें कर रहे हो, तो यहाँ R इज नॉट इक्वल टू R डैश, यानी R और R डैश क्या नहीं होंगे, बराबर, सेम नहीं होंगे। मतलब अगर मान लो R का मतलब अगर CH3 है तो R डैश का मतलब बच्चों हो सकता है वो C2H5 हो। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ अगर अपन बनाएं
तो R के लिए क्या CH3 कहा, CH3O, और यहाँ क्या कर दिया, C2H5 कर दिया। तो ये असमितता है। और देखो बिल्कुल अपन इस चीज़ को महसूस भी कर सकते हैं। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ देखो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम समूह है क्या, CH3 CH3, सिमेट्रिकल है कि नहीं है, सममितता है। और इधर देखो ऑक्सीजन के दोनों ओर, एक तरफ CH3 है, दूसरी ओर C2H5 है, ये सिमेट्रिकल है क्या, नहीं है, ये एसिमेट्रिकल है, असम्मित है, असम्मितता है। इसलिए ऐसा ईथर क्या हो जाएगा, असम्मित ईथर। तो ये जो है अपन ने एक एल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का वर्गीकरण देखा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे इनके नोमेनक्लेचर की, बात करेंगे नामकरण, क्लासिफिकेशन की, है ना। इसके बाद में बच्चों अपन चाहते हैं कि उनका नामकरण कैसे किया जाता है। देखो कोई भी, जैसे मान लो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अपन ऑर्गेनिक अगर कंपाउंड्स की बात करते हैं तो चीज़ें किस प्रकार से अपन क्लासीफाई करते हैं या पढ़ने का जो तरीका होता है, सबसे पहले बच्चे को एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, परिचय की बात करते हैं, उसके बाद में क्लासिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर होती है, और फिर अगर नामकरण हो जाता है तो इसकी विरचन की विधियाँ काम आती हैं कि उस प्रोडक्ट या जो आपका कंपाउंड है उसे बनाया कैसे जाता है, और विरचन के बाद में उसके जो गुण हैं, प्रॉपर्टी हैं, गुणों में कौन कौन से गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुणों की बात करी जाती है। फिर अगर मान लो उसमें कोई यूज़ है उसके, तो फिर यूजेस की बात करी जाती है। तो ऐसे क्या है, मेन आपके कितने पॉइंट है, पहला 1 2 3 4 और 5 पॉइंट होते हैं मेनली। इसके माध्यम से कोई भी चैप्टर या किसी भी कंपाउंड को पढ़ा जाता है। लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर, किसके, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इनके नामकरण की बात कर रहे हो आप। ठीक है, तो भैया सबसे पहले अपन बात करें अल्कोहल के नामकरण की। तो अल्कोहलों का नामकरण कैसे करोगे, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली चीज़, वैसे सामान्य और IUPAC नामकरण की बात करते हैं बच्चों इसके अंदर, तो बेटा अल्कोहल के लिए एक चीज़ याद रखनी है, जब आप उसके सामान्य नामकरण की बात करो, सामान्य नाम, तो उसमें एल्किल अल्कोहल बताना है, एल्किल अल्कोहल। ऐसे ही सामान्य नाम के बाद में IUPAC नेम होगा। IUPAC में क्या करोगे, उसको कहना है हाइड, या तो ऐसे कह दो एल्केनॉल कह दो, ज़्यादा बेटर क्या यही होगा, एल्केनॉल। यानी आपके माइंड में रहना चाहिए एल्केन प्लस ऑल, ऑल क्या होता है, इसका सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, और यहाँ एल्किल अल्कोहल से, क्योंकि यहाँ इसका सफिक्स अपने को यूज करना है एल्कोहल, और यहाँ यूज करना है ऑल। क्लियर, एल्केनॉल ऐसे। तो बहुत ही सिंपल वही चीज़ें सब एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें, जैसे मान लो आपके पास पहला ये एग्जाम्पल है CH3OH। क्लियर, ये तो क्या करें, देखो एक जनरल तरीका, अपना सामान्य तरीका ऐसा करने का, हालांकि वैसे नंबरिंग वगैरह सब काम होगा। तो इसके लिए देखो सामान्य नाम तो क्या हो जाएगा इसका, सिंपल एल्किल के रूप में कौन है, मैथिल। OH को क्या बोलना होता है, अल्कोहल, सही, अल्कोहल, तो नाम क्या हो जाएगा, मैथिल अल्कोहल। सामान्य नाम है ये बच्चों, सामान्य नाम, जनरल नेम। IUPAC में क्या करो, कुछ भी नहीं है, इस एक कार्बन से बजाओ घंटी, एक कार्बन से क्या बोलता है, मैथेन बोलता है क्या, यस। क्या लगाना है मैथेन में, ओल लगा दो, तो क्या हो जाएगा, मैथेनॉल, मैथेनॉल हो जाएगा। ऐसे ही देखो अगर ये CH3CH2OH हो तो बच्चों क्या हो जाएगा, एक नाम ये और एक नाम ये, तो एक तो हो जाएगा क्या, एथिल अल्कोहल। देखो पैटर्न वही है सब, है ना। इसी पैटर्न पर जो है आप अलग अलग जो कंपाउंड है उनके नाम लिख सकते हैं, अलग अलग अल्कोहलों के नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कार्बन से बजाओ घंटी, क्या बचती है, एथेन की, तो एथेन प्लस ऑल बराबर क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक, ऐसे करते हैं आप। और देखो और एग्जाम्पल देखते हैं, और वो जैसे अपन हेलो एल्केन में पढ़ते थे ना, वही तरीका है यहाँ सारा। देखो अपने पास अगर CH3CHOH और ये आ जाए CH3, है ना, ये भी सिंपल है, कुछ ही नहीं है। देखो सामान्य नाम, पहला काम तो ये करो, ये कौन सा जो है समूह है बेटा, ये है आइसोप्रोपिल। क्या है, आइसोप्रोपिल। और OH के लिए क्या लगाना होता है, अल्कोहल। ये तो इसका क्या हो गया, सामान्य नाम हो गया। ये क्या हो गया इसका, सामान्य नाम, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। IUPAC क्या करेगी, अरे नंबरिंग लाओ रे 1 2 3, तो क्या करोगे,
बचाओ घंटी, 3 कार्बन से क्या बचता है, प्रोपेन। और प्रोपेन और OH समूह कितने नंबर पर है, 2 पर, तो प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा IUPAC। देखो आगे, ये CH3C और लेते हैं, यहाँ OH लगा दिया है, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और दूसरे तरीके से करते हैं, एक और करते हैं। अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो क्या करें, CH3 और यहाँ CH और ये CH2 और ये OH है बच्चों। अब बताना है, देखो सबसे पहले वही चीज़ है कि आपको इसको पहचानना है कि कौन सा एल्किल समूह है। तो भैया ये है आपका 4 कार्बन से बजाओ घंटी ब्यूटिल, और ब्यूटिल में भी क्या हो जाएगा, ब्यूटिल में भी हो जाएगा आइसो, क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटिल। वैसे 1 डिग्री है, 1 डिग्री टाइप की चीज़ है, 1 डिग्री एल्कोहल मैं बोल सकता हूँ इसको, पर नाम है आइसोब्यूटिल एल्कोहल, ये पहचान। तो एक तो इसका सामान्य नाम तो ये है, नंबरिंग करो तो IUPAC आ जाएगा। नंबरिंग कैसे करते हो, IUPAC में सीख रखी है आपने, IUPAC है ना, 11th क्लास का जो है वो करा रखा है, उसके अंदर देखना आप लोग जो टॉपिक्स हैं वहाँ 1 2 3। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो बहुत आसान है, पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखो, 2 नंबर पे कौन है, मैथिल, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 मैथिल, 2 मैथिल। और क्या करोगे, 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन से क्या बोलेगा, प्रोपेन। OH कितने पर है, 1 पर, तो 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल लिख सकते हैं बच्चों आप, या प्रोपेनोल भी लिख सकते हैं। और क्या देखो, अगर ये होता तो CH3, यहाँ CH3 और ये OH, मुझे बताओ OH समूह कौन से डिग्री कार्बन पर है, 3 डिग्री कार्बन पर। इस समूह को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर तृतीयक ब्यूटिल, 3 डिग्री ब्यूटिल, टर्सरी ब्यूटिल, और लगा क्या दूंगा, एल्कोहल। देखो सामान्य नाम लिखना थोड़ा सा कठिन है, बट IUPAC लिखना आसान है। IUPAC में नंबरिंग करो, देखो कहाँ से करोगे, इधर से कहीं से भी, 1 2 3, सही है, ये 3 डिग्री कार्बन है ही अपना, 1 2 3। मुझे बताओ 2 नंबर पे मैथिल है क्या, तो क्या लिख दोगे, 2 मैथिल, क्लियर है ना, ज़्यादा तेज तो नहीं पड़ा रहा, 2 मैथिल। और इसके बाद में क्या करोगे, OH कितने नंबर पर है, 2 पे, तो इसमें क्या करो, 3 कार्बन से क्या बजा, 3 कार्बन से प्रोपेन बजा, यस, और कितना OH कितने पर है, 2 पे, तो क्या लगा दो, 2 ऑल, तो 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये लो। इसी तरीके से जो है और भी एल्कोहलों के आप नामकरण कर सकते हो, चाहे वो रिंग के अंदर हो तो भी आप बता सकते हो, साइक्लो यूज़ करके, वहाँ जैसे सिंपल आपका ऐसे है ना, और इसमें OH लगा रखा है ना, तो ये बेंजीन रिंग थोड़ी है, ये तो साइक्लोहेक्सेन रिंग है, तो साइक्लोहेक्सेन के हिसाब से इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल, नहीं होगा क्या, साइक्लो, भाई इसको छुपाओ, साइक्लोहेक्सेन है, और OH के लिए साइक्लोहेक्सेनोल, हालांकि इनके जो है सामान्य नाम नहीं होते हैं ऐसे। ओके, अब आ जाओ फिनोल पे बच्चों। फिनोल का नाम, फिनोल का नामकरण, ये करो फिनोल का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। देखो क्या करें फिनोल में, फिनोल का मतलब है कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए, वही सर, हाँ यार ये तो है भाई, जैसे अगर यहाँ OH मिल गया तो ये फिनोल है, मानते हैं। वैसे अगर केवल और केवल ऐसी स्थिति आती है तो सामान्य और IUPAC फिनोल ही होता है बच्चों। इसका सामान्य देखो, IUPAC देखो, दोनों ही क्या हो जाएंगे, फिनोल होंगे। ओके, अगर दो दो समूह जुड़ जाते हैं, जैसे मान लो ऐसी स्थिति है, मैंने यहाँ CH3 लगाया है ना, ऐसे यहाँ पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया, फिर यहाँ इधर CH3 लगा दिया, ये OH, और यहाँ CH3 लगा दिए, है ना। स्थितियाँ देखो, स्थितियाँ हैं इसकी ऑर्थो मेटा पैरा के हिसाब से बात है ये, ऑर्थो मेटा और पैरा। देखो ये 1 2 पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होती है, 1 2 3 पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, मेटा, और 1 2 3 4 ये कौन सी पोजीशन होती है, पैरा। तो एक नाम तो सिंपल देखो, ऑर्थोक्रिस्टॉल। क्यों भैया ऑर्थोक्रिस्टॉल क्यों लिखा, क्योंकि CH3 और OH समूह एक दूसरे की कौन सी स्थिति पर है, ऑर्थो पर है, इसलिए ऑर्थोक्रिस्टॉल। यहाँ कौन सी स्थिति पर है, मेटा पर, ये क्या हो जाएगा, मेटाक्रिस्टॉल। ये क्या है, पैराक्रिस्टॉल। एक दूसरे की स्थिति बताओ, पैरा स्थिति है ना, अरे 1 4 स्थिति पैरा होती है, 1 3 क्या होती है, मेटा, और 1 2 क्या होती है, ऑर्थो होती है।
ये तो इसके सामान्य नाम में आएगा, लेकिन IUPAC भी चिपका सकते हैं अपन आराम से। IUPAC नेम क्या करोगे, नंबरिंग दे दो और प्रतिस्थापी के रूप में देखो यहाँ क्योंकि मेन फिनॉल है इस वजह से अपने को क्या लिखना है, 2 मैथिल, 2 नंबर पे मैथिल है, 2 मैथिल और फिनॉल लिख दो। मेन पिताजी मेन श्रृंखला क्या है, फिनॉल है। 2 मैथिल, यहाँ क्या लिखोगे, 3 मैथिल, IUPAC लिख रहा हूँ, फिनॉल, 3 मैथिल फिनॉल हो गया। यहाँ क्या करोगे, 4 मैथिल फिनॉल, सी 4 मैथिल फिनॉल, ये 3 मैथिल फिनॉल, 2 मैथिल फिनॉल, क्लियर, ये चीज़ है भाई। ओके, तो इसका सामान्य और IUPAC। एक और चीज़ अपन कर सकते हैं इसके अंदर, देखो ऐसी स्थिति है, मिटा देता हूँ इसको, और जो भी नाम अगर रह जाते हैं तो NCERT जो बुक है अपनी 12th NCERT उसमें आप और देख लेना, और उनको पर मेन जो लॉजिकल बात है वह जो कॉन्सेप्चुअल है वो अपन कर ही रहे हैं, कैसे क्या करना होता है इसमें, है ना, जो तरीका है जो नियम है उसके थ्रू बात कर रहे हैं। देखो अगर ऐसा होता है जैसे OH और OH सही है, ऐसी स्थिति पर आते हैं तो इससे बोला जाता है बच्चों कैटेकॉल। क्या कहा जाता है, कैटेकॉल। फिर देखो ऐसी स्थिति आ जाए तो OH और OH, यानी अगर दोनों ऑर्थो पर हैं तो इसे कैटेकॉल कहना, अगर मेटा पर है तो रिसोर्सिनॉल कहना होता है बच्चों। कौन सा नॉल, रिसोर्सिनॉल, याद रह जाएगा, रिसोर्सिनॉल, कैटेकॉल। और अगर दोनों एक दूसरे के पैरा पर हैं, OH OH पैरा पर हैं, तो इसे क्या कहना होता है भैया, इसे कहना होता है क्या, हाइड्रोक्विनॉल, या क्या कहोगे, क्विनोन। क्विनोन क्यों कहते हैं पता है क्या, देखो बच्चों क्विनोन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ ये स्थिति, ये बेंजोक्विनोन होता है, इसे बेंजोक्विनोन कहते हैं। तो स्थिति में साफ है कि अगर यहाँ से आप H हटा दोगे, दोनों जगह से H हटाओगे तो वो स्थिति फिर बेंजीन क्यूनोन होता है, बेंजोक्विनोन कह सकते हैं इसको। तो इस वजह से ये मिलता जुलता है इससे, तो ये क्विनोन हो गया या फिर हाइड्रोक्विनोल। क्लियर मामला, तो ये है। अच्छा ये तो इसके कौन से नाम हैं यार, सामान्य नाम हैं, ये तो इसके सामान्य नाम हैं। IUPAC तो बात ही नहीं करे अभी, IUPAC की बात करो। देखो IUPAC में तो क्या है, कुछ भी नहीं है। 1 2, आप एक काम करो बेंजीन लिख दो पहले तो, और बेंजीन 1 2 डाईऑल कर दो बेचारे, डाईऑल कह दो रे यार। क्या करोगे, बेंजीन 1 2 डाईऑल, इसका क्या करोगे, बेंजीन 1 3 डाईऑल, बेंजीन 1 3 डाईऑल। फिर इसका क्या करोगे, बेंजीन 1 4 डाईऑल, ऐसे कर सकते हो। ये लो बेंजीन 1 4 डाईऑल। तो इस प्रकार से जो है ये इसके IUPAC नाम भी हो जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं ईथर के नामकरण की। ईथर का नामकरण देखते हैं। ईथर का नामकरण देखो तीनों के आ जाएंगे। ईथर के नामकरण में देखो वैसे तो अपन जानते हैं सम्मित और असम्मित ईथर होता है। अगर मैं सम्मित ईथर की बात करूं तो नामकरण में क्या ध्यान रखा जाएगा, देखो सम्मित में सामान्य नाम सही है, IUPAC भी चलता है जी, हाँ जी IUPAC नेम और सामान्य नाम। देखो इसमें क्या करो, जब सम्मित है तो कुछ नहीं आपको तो डाई लगानी है, डाई एल्किल ईथर, सही, डाई एल्किल ईथर। IUPAC में क्या करोगे, IUPAC में क्या करो, ऐसे कर लो एक काम, क्योंकि जैसे मान लो ये आपका CH3OCH3 है, ये सम्मित ईथर है, तो जब आप इसका साधारण नाम लिखोगे तो क्या करोगे, 2 मैथिल समूह है ना, तो आप क्या करते हो, डाई मैथिल ईथर करते हो भाई, है ना। और जब IUPAC लिखते हैं तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको एक जगह एल्कोक्सी करना पड़ता है ना, एल्कोक्सी ऐसे। तो जैसे यहाँ मेथोक्सी हो जाएगा, मेथोक्सी, और एक कार्बन बचाओगे टी, मेथोक्सी मेथे। तो इस टाइप से अगर यहाँ लिखेंगे नाम तो हो जाएगा
एल्कोक्सी एल्केन, है ना, एल्कोक्सी एल्केन। जनरली क्या होता है, एल्कोक्सी के रूप में कम कार्बन वाला जो समूह है वो काम में लेते हैं। ओके, ऐसे ही देखो बच्चों, अगर असममित है अपना, असममित ईथर, असममित ईथर, ये सम्मित था। तो असममित में क्या है, तो सामान्य नाम IUPAC नेम। सामान्य में क्या करना है, यहाँ डाई वाला फंडा नहीं रहेगा, यहाँ तो एल्किल एल्किल अल्फाबेटिक चलना पड़ता है, एल्किल एल्किल ईथर, क्योंकि एक मैथिल हो सकता है, एक एथिल हो सकता है। मैथिल और एथिल में पहले कौन आता है, ई आता है, एम बाद में आता है। इस वजह से वहाँ लिखने में आपको क्या करना पड़ेगा, एथिल मैथिल ईथर, अल्फाबेटिक चलना पड़ेगा। NCERT में है सब, है ना, करना वहाँ से। ये भाई बात को समझने के लिए तो यहाँ अपन है ही ना, समझाने के लिए तो, पर जो प्रैक्टिस करनी है वो आप वहाँ से कर सकते हो। अगर बात समझ में आती है तो खुद की तरफ से भी प्रयास करोगे तो ही कुछ नहीं करोगे, बढ़िया बनोगे। असममित ईथर, IUPAC में क्या करोगे, वही फंडा अपना, तो एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। इसमें तो हालांकि वही रहेगा एल्कोक्सी एल्केन के रूप में, क्योंकि जैसे मान लो एक तरफ आपका CH3O और दूसरी तरफ C2H5 है, तो जब आप इसका साधारण नाम लिखोगे तो कैसे करोगे, एथिल मैथिल ईथर हो जाएगा। IUPAC नाम कैसे करोगे, छोटे वाले को ले लो पहले, कम कार्बन को, कम कार्बन कौन है, मैथिल है, तो ऑक्सीजन के साथ मिला के क्या करोगे, मिथॉक्सी या मैथॉक्सी, मिथॉक्सी। और फिर ये 2 कार्बन वाला क्या बोल देगा, एथेन बोल देगा। और क्या बोल देगा यार, बताओ। ये चीज़ मेरे हिसाब से आपके बिल्कुल पूरी तरह समझ में आई होगी। और इससे से संबंधित जो है आपका ईथर का जो नामकरण, इससे संबंधित आप प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित रूप से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो ये नामकरण में इतना है।